हम अपने गेस्ट श्री रमेश जी को, जिन्हें मैं मौसा जी से के नाम से बोलता हूं, जिन्होंने अपना सफर एक छोटी सी किराना दुकान से शुरू किया था। नमस्ते एंड वेलकम इस रूट्स एंड विंग के पहले एपिसोड में। इस पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ बातें करना है, हमें जीवन के उस पहलुओं को सुनना है जो हमें लाइफ का जीने का एक असली मकसद सिखाते हैं। जो झुकाव है, विनम्र है, उसमें बहुत मज़ा है। यदि आप विनम्र रहोगे तो आप दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते, गुस्से से नहीं कर सकते। आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाई आपके पास में एक घर का सीनियर आदमी है, उसने जो एक प्लेटफॉर्म रेडी करके रखा है, उसकी कहानी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते एंड वेलकम आप सभी को रूट्स एंड विंग्स के पहले एपिसोड में। यह एपिसोड एक नया सफ़र है जहां हम लाइफ के कुछ अनमोल तजुर्बों को सुनेंगे जो हमें ज़मीन से जुड़ा रखना चाहते हैं और हमें आगे बढ़ने की उड़ान भरने की हिम्मत देते हैं। इसीलिए इसका नाम हमने रखा है रूट्स एंड विंग्स। इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को सुनना है जिससे हमें लाइफ में आगे बढ़ने की सीख मिलती है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बनाया है। उनकी लाइफ की जर्नी में हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और हमें आगे बढ़ने की काफ़ी सीख मिलती है उनसे। आज हम अपने गेस्ट श्री रमेश जी को, जिन्हें मैं मौसा जी के नाम से बोलता हूं, जिन्होंने अपना सफ़र एक छोटी सी किराना दुकान से शुरू किया था सिंधी विलेज में। उनके साथ उन्होंने साथ ही साथ एक सीड्स का बिजनेस भी शुरू किया, एक ऐसा बिजनेस जहां बीच के साथ ही उम्मीद शुरू हो जाती है। बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने सिर्फ बिजनेस को संभाला नहीं, बल्कि जीवन के उस पहलू को भी आगे बढ़ाया जो हम आज देख रहे हैं। स्वागत है आपका रूट्स एंड विंग के पहले एपिसोड में। आपकी जर्नी के बारे में मौसा जी हम सब जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपके अनुभव को भी सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ हल्के पुल्के सवालों से। एक वाक्य याद है मौसा जी मेरे को, आप लता मंगेशकर जी से मिले हैं। कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आप लता मंगेशकर जी से अपने दोस्त के साथ मिलने गए थे। उस दोस्त ने लता मंगेशकर जी के सामने कुछ ज़्यादा बड़ी चढ़ी बातें कर दिया और थोड़ा सा सिंधी आने के लिए इनवाइट कर दिया, जो आपको उस समय लगा कि ये ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही वो बोल गया। तो आपने शायद वहाँ से बाहर निकलने के बाद उसको थोड़ा चिल्लाया भी या उससे नाराज़ भी हुए, और उस दिन आपकी बातचीत उससे थोड़ी कम हुई, उसको काफ़ी ख़राब लगा। लेकिन बाद में ये आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया कि वो जो इंसान थे जो आपके साथ थे वो बहुत खुश हुए आपसे, और उन्होंने सबको ये बताया कि मैं रमेश जी जैसा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ उस इंसिडेंट का हमको कीजिए कि आप लता मंगेशकर जी से कैसे मिले और आपने वो इंसिडेंट को से हमको क्या सीख मिलती है, वो हमको थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। वो इवेंट ऐसा है कि हम पहले हमारा सिंधी में क्लब था, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे और एक महाराष्ट्र लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना था। तो लता मंगेशकर जी से जिसको मैंने डांटा उनसे कांटेक्ट थे उनके, मेरे तो नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि वे अपने लता मंगेशकर जी को मिलने चलते हैं। तो हम लोग सब गए। अब वहाँ इतनी सिक्योरिटी ये वो सब बातें थी। अब उन्होंने लता मंगेशकर को जो जाने के बाद में बोला कि दीदी आपको सिंधी आना पड़ता। तो मेरे को उन्होंने जो उसके जो असिस्टेंट थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको कैसी बात करना है करके। तो वो प्रोटोकॉल छोड़ के उन्होंने बात की। फिर लता मंगेशकर जी से वापस आने के बाद में मैंने उसको थोड़ा सा डांटा, थोड़ा ज़्यादा डांट दिया। लेकिन फिर मेरे को 1 घंटे 2 घंटे बाद में ऐसा फील हुआ कि मैंने एक अच्छे मेरे दोस्त को बेमतलब डांटा, उसको समझा के बोलने को ना था, इस वर्ड में नहीं बोलने को ना था। दूसरे दिन उसके घर को गया, उससे मिला, उससे क्षमा मांगी, तो इतना वो खुश हो गया कि वो सारे जितने भी वो कल पहले दिन का डांटा हुआ दर्द था वो सारा भूल गया, और इतना इम्प्रेस हो गया कि वो मेरे को हर चीज़ में, हर बात में मेरे को एक ऐसा गाइडेंस करके मेरे को
मानने लग गया। ये वाकया ऐसा है। तो इससे मौसा जी क्या मतलब आपके दिमाग में अचानक ऐसा क्या, आपने उनको डांटा, ये तो चलो स्वाभाविक है कि वो आपको नहीं समझ में आया, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि आपके मन में कि आपने उनको अगले दिन बोला कि भाई चल अपन चाय पे चलते हैं, या आपने उसको साथ में नहीं, मेरे को ये बात पता है कि जो झुकाव है, विनम्र है, उसमें बहुत मज़ा है। यदि आप विनम्र रहोगे तो आप दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते, गुस्से से नहीं कर सकते, जी क्रोध से नहीं कर सकते। जी विनम्रता में इतनी ताकत है कि आपको रामायण का भी किस्सा पता है कि जब परशुराम जी आए थे, धनुष बाण तोड़ा था राम जी ने, परशुराम जी इतने क्रोधित होकर आए थे, एक तरफ क्रोध खड़ा था और एक तरफ विनम्रता खड़ी थी, तो अंजाम भी मालूम है जीत किसकी हुई। आखिरी में परशुराम जी को बोलना पड़ा भगवान राम को कि प्रभु ये धनुष उस साइड में छोड़ो जहाँ मेरा क्रोध खत्म हो जाए। ऐसे कई एग्जाम्पल है कि आप विनम्र रहोगे, हर कीमती चीज़, हर मूल्यवान चीज़ आप झुककर ही उठा सकते। माँ पिता का आशीर्वाद भी झुककर ही मिलता है जो अमूल्य है। तो नम्रता में ये ताकत है। तो हमें लाइफ मेरे में को पता थी बात। हमें लाइफ में नम्रता, या जितना हम अपने आप को झुक के काम करना चाहें, एक नई जनरेशन के लिए इससे हमको एक सीख मिलती है कि हमें सामने अगर ज़रूरत पड़े तो हमें झुकना है, या हमें, आपने जैसे एक एग्जांपल दिया कि हमको आशीर्वाद देने के लिए भी झुकना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इससे हमको एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि हमको लगता है कि अब जब तक हम झुकेंगे नहीं या सॉफ्ट बात नहीं करेंगे तो हमको आगे बढ़ने में एक मुश्किल है। ये बराबर, आप अपने मुकाम तक जाना चाहते हैं तो आप झुक कर ही जा सकते हैं। ये मौसा जी एक बात और है कि आपका बचपन, क्योंकि हम लोग आपको इतने समय से देखते आ रहे हैं, कभी आपके बचपन के बारे में हमने कभी चर्चा ही नहीं की। आपका बचपन कैसा रहा, आपके फादर का बिहेवियर कैसा था, आप जो शादी के बाद तो मौसी जी आई तो काफ़ी कुछ मौसी जी से समझ में आया, हमको बच्चों से समझ में आता है, हम आपको देखते हैं, लेकिन आपका बचपन कैसे रहा? बचपन तो मेरे जो पिताजी है वो बहुत गुस्सेबाज थे, तो उनके सामने कुछ भी ऐसी कमज़ोर काम चलता नहीं था। काम परफेक्ट चलता था, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, काम ही करना पड़ता था, दूसरी बात थी नहीं, क्योंकि छोटे गांव का जीवन था और छोटा कारोबार था, तो हरदम डांट ही पड़ती थी। लेकिन एक उसका दूसरा साइड ऐसा था कि एक ऐसी मन में थी कि भाई इसके अलावा भी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, या बचपन था उसमें ग्रुप्स के बीच में रहने की शुरू से आदत थी जी। तो ये सब कुछ होने के बावजूद, डांट डपट गाली गलौज सुनने के बावजूद भी जब ग्रुप में शाम को जाते थे तो रिलैक्स हो जाते थे। समझे? तो बचपन तो 10 तक वहाँ पढ़ाई हुई, तो बचपन तो पिताजी के सानिध्य में गुजरा। तो वो बहुत कड़क आदमी थे, तो मुझे अच्छे काम के बावजूद भी कभी सर्टिफिकेट तो मिला नहीं उनको, वो क्रोध ही करते थे। समझे क्या? तो बचपन तो काम में ही गुजरा, मुझे काम ही करते रहे। तो आप काम में कब से लगे? मतलब आप मस्ती वाले बच्चे थे, या आप पिताजी की जो बोल दी है वो आपने सुन लिया, या पिताजी से कितना डरते थे आप? नहीं, वो सुनना ही पड़ता था, मैं छोटा था, मेरे 2 भाई बड़े थे जी, तो वैसे भी मेरे को सुनना ही पड़ता था। समझे क्या? तो ऐसा नहीं, जब थोड़े 10 के बाद में बाहर गए तब वो फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो 10 तक जब थे और जो डांट पड़ी और इतना काम किया, और आज भी उस बात का एहसास है, उस वक्त का जो मेहनत का काम किया हुआ है वो आज हेल्थ के रिलेशन से बात करो तो वो आज काम आ रहा है। तो वो डांट आपको काम आ रही है। वो डांट नहीं लगी आपको? डांट आज नहीं लग रही है, उसका सही रिलेशन आज हो रहा है, उस दिन नहीं हुआ था, आज हो रहा है। आज उस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो आपके अच्छे के लिए किया, या आपके लिए एक सीख ही मिली हो। आपके भाइयों का क्या प्रभाव था? क्योंकि आपके भाई लोग आपके एज से काफ़ी अच्छा बड़ा गैप है, तो वो एज ए फादर फिगर ही आपके साथ रहते थे कि एक भाई वाला संबंध था? उनका स्वभाव क्या था? वो भाई वाला संबंध था, वो इतने क्रोधित नहीं थे, वो इतने गुस्सेबाज नहीं थे। जो मेरे दूसरे नंबर के भाई है वो तो कॉलेज के बाद में चले गए बाहर जॉब करने, और जो बड़े हैं सबसे गोपाल बाबू, वो वहीं थे। वो पिताजी इतने कड़क नहीं थे, वो सब चीज़
सब पूरा पिताजी जब बड़े हो गए तो उन पे ही सब जिम्मेदारी थी घर की, तो वो बरोबर साइलेंसली घर को हैंडल करते थे, हम लोगों को भी हैंडल करते थे, प्रेम भी दिया, उन्होंने प्यार भी दिया। तो मोहन जी, जब आपने, ये तो हो गया आपका बचपन, अब आपने जब काम की शुरुआत की तो उस समय लाइफ कैसे चलती थी? क्योंकि हम आज की जनरेशन में देखते हैं कि काम के बहुत ऑप्शन है। लोग आज की जनरेशन में लोग काम को काम नहीं समझते हैं। आप उस समय काम को काम समझते थे कि या जिम्मेदारी? और आपकी उस समय काम का करने का तरीका क्या था? मेरे में एक जज्बा था शुरू से ही कि मैं एक हार मानने वाला खिलाड़ी नहीं था, हार नहीं मानता। वो स्पोर्ट में भी नहीं मानता था। मैं कबड्डी का और बैडमिंटन का प्लेयर था और बिजनेस में भी नहीं मानता था। तो शुरू में जब पहला बिजनेस शुरू किया, अग्रवाल किराना स्टोर, मेरे ही हाथ का शुरू, जैसा कॉलेज छोड़ा तो बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस शुरू किया तो शुरू में तो बहुत ही कमज़ोर उसकी हालत थी साल भर तक, लेकिन एक समय पे वो एरिया की नंबर 1 शॉप थी, सिर्फ सिंधी की नहीं। मुझे इतना ग्रो हो गया था वो शॉप, और सिर्फ काबिलियत से हुआ और किसी ने सपोर्ट नहीं किया उसको। तो वो जज्बा था कि हार न मानने का। इसलिए ये जज्बा ऐसा है कि ये किसी भी आदमी को, फिर इसको दुनिया में ऐसी कोई दीवार ही नहीं उसको रोक सके, उसके रफ्तार को रोक सके। यदि जज्बा इस प्रकार का है उसके पास, तो वो मेरे काम आ गया। मेरे को बहुत भरोसा हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस भी उस पर रहा, तो इसलिए मैं कभी भी अपने आप को तो कमज़ोर नहीं महसूस जज्बा मोहन जी, हम लोगों की जनरेशन में आए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हम वो जज्बा अपने अंदर कैसे लाए? आप लोग ने तो अपने टाइम पे बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत जो तरीके से आप लोगों ने मेहनत किया वो हम शायद ही नहीं कर पाए। आज की जनरेशन में या हम लोगों को उससे हमको क्या, हम अपने अंदर वो जज्बा लाए कैसे? नहीं, वो टाइप बदल गया। काम करने का जो टाइप था, हमारे समय पे काम करने का टाइप था और आपके समय पे टाइप, आपका जो टाइप है वो भी गलत नहीं है। वो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ गए आप, हालात के हिसाब से सब काम चेंज हो गए, सब बिजनेस चेंज हो गए। लेकिन एक आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाई आपके पास में एक घर का सीनियर आदमी है, उसने जो एक प्लेटफॉर्म रेडी करके रखा है, उसकी कहानी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब जी, आपकी लाइफ में फैमिली और आपके दोस्तों का कितना रोल रहा या कितना सपोर्ट रहा आपकी पूरी जर्नी में? आज तक की बात करें तो अब आपने जैसा बोला कि एक बैकबोन होना चाहिए, घर का एक बड़ा होना चाहिए जो हमको समझा सके। तो आपके फादर तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनसे आपको क्या समझने मिलता? आपके बिजनेस ग्रो करने में आपको क्या हेल्प मिली उनसे, या उनके डांटने फटकारने से ही आपके अंदर जिम्मेदारी आई है? बिजनेस ग्रो तो उनके समय पे नहीं हुआ था। बिजनेस तो ग्रो हम लोगों ने किया, वो सीख उनकी थी। उनकी सीख क्या थी कि आप बस मेहनत ही करो, बस मेहनत के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो बाकी भी जैसे जैसे हम लोग जब हालात देखे, लोगों के दुनियादारी देखी, कुछ बनने का मन में वो था, तो डेयरिंग के साथ काम करते गए, बढ़ते गए, समझे क्या? मेरे बड़े भाई का भी सपोर्ट अच्छा था, तो आगे बढ़ती गए। तो ये लाइन को एक शॉर्ट में करते हैं कि फैमिली और दोस्तों का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। एक लाइन में आप इसका बताइए ना। बहुत इम्पोर्टेंट। हमें फैमिली को भी उतना ही साथ लेके चलना चाहिए और दोस्तों को भी। देखो, दोस्तों का दोनों की अलग अलग अहमियत है। दोस्त इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अलग से जो फ्रीडम महसूस करते हैं, एक रिलैक्स होते हैं। जितना आप दोस्तों के बीच में फ्रीडम तो अपने घर में भी है, पर वो फ्रीडम अलग, ये फ्रीडम अलग, समझे क्या? तो दोस्तों का ग्रुप है, उसका मकसद अलग, वो भी बहुत इसेंशियल लाइफ में दोस्त। और परिवार जो है उसकी तो बहुत अहमियत है, समझे? क्योंकि इतने दिल से, इतने नज़दीक से, इतने रियल प्यार करने वाला दुनिया में दूसरा कोई आदमी नहीं मिलेगा जी। परिवार के लोग जो आपसे प्यार करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे या आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, वैसा आदमी दुनिया में और दूसरा कोई भी नहीं मिल सकता।
सही। समझे क्या? माँ बाप तो एक ऐसी चीज़ है कि वो वही एक रिश्ता ऐसा है जो मुफ्त में मिलता, बाकी हर रिश्ते की कीमत चुकानी पड़ती है। और बाप तो ना तो अपने लिए जीता है, बाप न तो अपने लिए कमाता है, माँ न अपने लिए जीती है। माँ और बाप तो एक ऐसे कैरेक्टर है, अपने बेटे को जवान बनाने के लिए अपनी पूरी जवानी पे दांव पे लगाने वाले नाम बाप है, और अपने प्यार देने का काम, आशीर्वाद देने का काम, उसकी चिंता करने वाली का नाम माँ है। माँ और बाप तो ये कैरेक्टर है। तो आज वैसे भी दिन वही है, आज फादर्स डे है, पॉडकास्ट भी सही दिन हो रहा है। तो मतलब जी ये तो एक सवाल जवाब हो गया। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपकी नज़र में आज की जनरेशन किस तरीके से बिजनेस और लाइफ को हैंडल करती है। आप जो आसपास अपने लोगों को देखते हैं या अपने नाती पोतों को देखते हैं, तो ये किस तरीके से बिजनेस और लाइफ को हैंडल कर रहे हैं? इस बात का मेरे को बहुत बड़ा मेरे समझने में फ़र्क है, या मैं उतनी दूर नहीं पहुंच रहा हूँ। इस बात का मेरे को बड़ा दर्द है। दर्द इसलिए है कि फैमिली के अंदर रह के मैं ये नहीं समझ पाता कि वो किस बात में खुश रहते, उनको क्या चाहिए। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहे? हाँ, नहीं, हम नहीं समझ पाते। जैसा हम चाहते कि भाई हमारा बेटा मुस्कुराते रहे, हमारा पोता मुस्कुराते रहे, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, उसके बाद में कोई भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कभी कभी ऐसा डाउट आता कि भाई ये हमारे कांटेक्ट में है, हमारे साथ में रह रहा है, तो इस पर कोई ऐसा कुछ इनडायरेक्टली कोई रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, या कुछ इसके आज़ादी को कुछ लगाम लग रही है, ऐसा समझ में आता नहीं इनके रवैये से। समझे कि ये क्योंकि क्या है, ऐसा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तैयार नहीं करने को तैयार है कि भाई हम हमारा दादा है, हमारे पापा है, उसके सामने हम फ्रेंडली बोले, जबकि वहाँ हर बात उसकी मानी यहीं जाएंगी और यहीं से पूरी की जाएगी। लेकिन वो इतना एक जिसको बोलते हैं ना, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनना चाहिए परिवार के बीच में, जो एक में की तकलीफ़ समझ सके, एक में का दर्द समझ सके, एक में की ज़रूरत समझ सके, वो वातावरण तैयार होता नहीं। अब इनकी ये भी समझ, कभी कभी यही डाउट आ जाता कि भाई मेरे पास एजुकेशन है, ये तो इनके पास एजुकेशन नहीं है, पर उसको ये नहीं मालूम ज़िंदगी का एक एक अमूल्य दिन जब गुजारा ना, तो एक एक तजुर्बा आया, फ्री में नहीं आया, मुफ्त में नहीं आया। सही बात, वही बात है। हाँ, उसकी एक अलग यूनिवर्सिटी है, उसका एक अलग विद्यालय है। हमारे पास तुम्हारे जैसे सर्टिफिकेट नहीं है कागज़ के, डिग्रियों के, पर हमारे पास में जो सर्टिफिकेट है वो तुम्हारे पास में नहीं है, तो हमारा भी सर्टिफिकेट उतना ही वैल्यूएबल है, क्योंकि हमने जीवन का जो एक एक दिन गुजारा जो वापस नहीं आता, आज का दिन गया वो वापस कभी नहीं आएगा जी। तो वो गुजार के जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, वो इकट्ठा किया है, वो भी तुम्हारे डिग्रियों से कम ताकत नहीं रखता। तो ये बात हो गई, जैसे आपने बोला कि ये माहौल बनाएगा कौन, कि आज दादा पोता नाती नाना ये सब एक प्लेटफॉर्म पे, या ये इनको कंफर्ट करने का काम मौसा जी किनका है? ये आपने जो जिस सोच के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया ना, मैं तो आपके प्रोग्राम से बहुत प्रभावित हूँ। एक बार इनके लिए ताली बजा दो सब जने, समझेगा। मैं आपके प्रोग्राम से रियली बहुत प्रभावित हूँ। इस टाइप के प्रोग्राम, फैमिलियर प्रोग्राम और इस टाइप की चर्चा, डिस्कशन ये होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारा पोता हमारे साथ फ्रैंकली बोले कि दादा मेरे को यूएस जाना है, कि दादा मेरे को इस कॉलेज में पढ़ना है। हम ये चाहते, कहीं ना कहीं लगता नहीं हमके कि इसमें शायद थोड़ी सी हमारी भी कमजोरी है, या जब से ये बच्चे बड़े होते हैं तो हमको ये माहौल इनके लिए क्रिएट करके देना चाहिए कि ये लोग हमसे उतने फ्री रहे। ये मेरे को, या एक इसमें समझना चाहता हूँ कि ये माहौल बनेगा कैसे। ये माहौल देखो ऐसा है, जहाँ एक समझदार सीनियर आदमी है वहाँ तो ये माहौल वो चाहता ही है, ऐसा माहौल बनना चाहिए, क्योंकि हमको भी हमारे इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, सिर्फ इनको बदलने से नहीं होगा। हम भी हमारा वो दादापना बताएंगे ना, तो नहीं भाई माहौल कभी बनेगा। हमको भी इनके साथ और आज के माहौल के साथ जुड़ के अपने विचारों में तब्दीली लानी पड़ेंगी, तभी ये जुड़ेगा काम। और उनके और हमारे बीच में एक भरोसा और विश्वास तैयार करने का, मेरा दादा है,
मैं बोलूँगा तो मेरे दादा मानेंगे करके। तो उसमें होगा क्या कि उसको कहीं रात को भी जाना है पार्टी को, दादा को बोल के जाएगा, वो छुपा के नहीं जाएगा, क्योंकि दादा परमिशन देने वाले हैं, सिर्फ वॉच रखेंगे कि गया कब और आया कब। तो ये एक भरोसे का वातावरण दादा के पोते के पिताजी के बीच में एक तैयार करना पड़ेगा। इसलिए अपने को भी, हमारे लोगों को भी अपने स्वभाव में तब्दीली लानी पड़ेगी और इनको जो वास्तविकता है उससे इनको अवगत करवाना पड़ेगा कि तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है, समझे क्या? वो कर ही रहा तुम्हारे लिए, वो जी रहा तुम्हारे लिए। तो मौला जी, ये जैसे हमने एक चीज़ और देखी है कि जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिली मतलब मैं आज ये मान के चलता हूँ कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ये जॉइंट फैमिली हो गई। तो आज हो क्या रहा है आज के समय में कि न्यूक्लियर फैमिली बहुत बनते जा रही है। दादा दादी अलग रह रहे हैं एक फ्लैट में, बच्चे अलग रह रहे हैं एक फ्लैट में। तो मौसा जी, इसमें आपका क्या कहना है? मतलब इसमें आज के समय में फैमिली को कितनी वैल्यू दे रहे हैं ये लोग? या वो इसलिए रह रहे हैं, उनके मन में बात इसलिए आई, वो इसलिए रह रहे कि अब वो उनका मन ये बोल रहा है कि हम इनके बीच में, हम हमारे परिवार के साथ अच्छे से नहीं रह सकते, जो टेस्ट से हम रहना चाहते, समझे क्या, वो नहीं रह सकते। इसका कारण ऐसा कि जो उसके पिताजी है, उसकी जिस घर में करेक्ट गाइडलाइन नहीं है समझाने की, समझे क्या, वहाँ ये परिस्थिति है। जिस घर में भाई बच्चे को क्या चाहिए ये जब तक हम नहीं समझ लिए, हम जिस दिन समझ जाएंगे कि हमारे पोते को क्या चाहिए, हमारे बेटी को क्या चाहिए, हमने बहू लाया उसको क्या चाहिए, ये हम जब तक समझ नहीं लेंगे ना, तब तक ये वातावरण बनेगा नहीं। हमको समझना पड़ेगा उनकी ज़रूरत क्या है करके, उनको कैसा रखना है करके, उनको कितना फ्रीडम देना है करके, उनका पर्सनल लाइफ है उसमें हम डिस्टर्ब कितना कर सकते और कितना नहीं कर सकते, ये हमको समझ लेना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से रह सकते, नहीं तो हम भी नहीं रह सकते। सही बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी भी है। हम नहीं रह सकते। आज की जनरेशन चाहती है कि थोड़ा सा फ्रीडम रहे। बहुत रोका टोकी वाले बच्चे नहीं, तो ये फ्रीडम देने के लिए हमने हमारा मन बनाना चाहिए, हमने हमारी ज़रूरतों को कम करना चाहिए। हम हमारी ज़रूरतों को कम नहीं करेंगे ना, जो हमारे जैसे हम जब यंग थे और हमारे बीवी को ऑर्डर करके या आदमी को ऑर्डर करके बोलते थे, वही आज भी करेंगे बहू आने के बाद भी, बच्चे बड़े होने के, पोते होने, तो नहीं चलेगा। हमने हमारी ज़रूरतों को कम करना चाहिए, कम करते लाना चाहिए। हमारे जैसे लोगों ने, जिस एज में हम लोग हैं, वो कम करते लाना चाहिए। तो मतलब जी ये एक है कि जैसे अब आज की जनरेशन और पहले की जनरेशन में हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जिससे दोनों कंफर्टेबल रहे। आपकी पूरी बातों का समरी ये है कि हमें वैसा ही रहना पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं या जैसा हम चाहते हैं, दोनों को एक आपसी समझौता करके ही रहना पड़ेगा। जैसे आपने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा टोक टाक या उनके पर्सनल चीज़ों में जाना, उनको एक कंफर्ट जोन आपको बना के देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे। आपको ये लगता है कि दोनों जनरेशन एक दूसरे की बातें सुने, समझे, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। या आप अपने बच्चों से या अपने छोटों से आप जो सुलझ के बात करेंगे, जितनी आप खुल के बात करेंगे ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। जैसे आपका एग्जाम्पल था कि आप बोलें कि आपके फादर बहुत डांटते चिल्लाते थे या बहुत कड़क थे, तो आज की तारीख में वो कड़कनेस दिखाना जरूरी मतलब रिक्वायर्ड नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज हमें उनके मुताबिक ही अपने आप को भी ढालना चाहिए या उस समय के हिसाब से ही अपने आप को ढालना चाहिए। तो मतलब जी एक शॉर्ट में कि अगर आपको आज की यंग जनरेशन को कोई एक बात कहनी है तो आप वो क्या कहना चाहोगे? पूरा समराइज है कि आपने अपनी जर्नी देख लिया है, आपने नाती पोते देख लिया है, आपके से छोटे लोगों को काम करते हुए देख लिया है, बच्चों को काम करते हुए देख लिया है, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि आपको क्या इनको एक लाइन या एक चीज़ इनको बोलनी चाहिए जो ज़रूरत है इनके लिए? नहीं, एक बात पक्की है, आप कहीं भी रहो, जॉइंटली रहो या इंडिविजुअल रहो, हाँ, जैसे हालात रहेंगे घर के, लेकिन आपको अहंकार में जीने से संस्कार में जीना ज़्यादा पसंद करना चाहिए। अहंकार में हम किसी दूसरे को झुका के खुश होते हैं और संस्कार में हम खुद झुक कर खुश होते हैं।
आपको अपने फैमिली के साथ में रहना है ना, तो भी आपको ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आपका भी परिवार है, आपकी बीबी है, आपके बच्चे हैं, कल आप भी बड़े होने वाले हैं। जो एक बेसिक फंडामेंटल जो सच है वो सबके लिए लागू है। वो जैसा भगवान है, ये फंडामेंटल सच है, उसको उस पर चैलेंज नहीं है, भगवान है बस। वैसा ये फंडामेंटल सच है बिल्कुल, कि आपको फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा। तुम अपने परिवार के साथ में रहोगे तो भी रहना पड़ेगा, तो भी रहना पड़ेगा। तो इनको आप जो सवाल किए कि भाई क्या संदेश दे सकते हैं हम, तो इनके संदेश ये कि आपके पास में आपको मैंने मार्क किया कि जल्दी इनमें वो बात आ जाती, एक 5 लाख की गाड़ी से 25 लाख की गाड़ी में बैठे इनकी भाषा, इनकी चाल बदल जाती। ये नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्ट ऐसे, ये तुम्हारे स्टेटस से कोई संबंध रखने वाले प्रोडक्ट नहीं। यदि आपको रियल स्टेटस दिखाना है तो अपने किरदार से बताओ ना, आप गाड़ी से क्या बता रहे हैं। आपके किरदार से कोई अट्रैक्ट होना चाहिए, आप में क्या एबिलिटी है उससे अट्रैक्ट होना चाहिए। आप कितने रुपए के गाड़ी से उतर रहे उसमें आपका कोई स्टेटस का रिलेशन नहीं है, या कितने रुपए के फ्लैट में रह रहे इससे रिलेशन नहीं है। तो आपको एक संस्कार जो बेसिक अपन जिस सनातन में जी रहे हैं, जो विश्व की सबसे अच्छी संस्कृति मानी गई है, वो सनातन की जो नियम है वो एडॉप्ट करना ही पड़ेगा आपको, यदि अपने परिवार के साथ में प्यार और प्रेम से रहना है तो एक शॉर्ट लाइन में मौसा जी इसको समराइज करिए ना, कि इनको एक लाइन में अगर कोई सीख देनी है तो आपके हिसाब से, मैं अगर समराइज करूं तो पैसे की कदर की बात करें अपन की या स्वभाव की? पैसे का वैल्यू तो देखो होना चाहिए जी। पैसे का, आप कितने भी बड़े हो गए तो पैसे का आपको वैल्यू होना चाहिए। आप बड़े हो गए इसका मतलब आप कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकते, समझे क्या? उसका वैल्यू होना चाहिए। मतलब जी पैसे की वैल्यू से एक किस्सा मेरे को और समझ में आया। एक आपका व्यापार जो महागुजरात सीड्स था, वो आप और आपके पार्टनर अशोक अंकल चला रहे थे साथ साथ। एक समय ऐसा आया कि आप दोनों के बच्चे वो बिजनेस को ज्वाइन नहीं किए शुरू में, या आतिश जी सीए थे, सुमित भैया एमबीए करे हुए थे, ये लोग अपना अपना प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे थे। तो इनको उस समय आपके मन में क्या चल रहा था अपने व्यापार को लेके, और आपने बाद में इनको अपने व्यापार में कैसे लाया, वो थोड़ा सा हमको एक ब्रीफ करिए ना। उससे हमको ना ये समझ में आएगा कि हमें अपने व्यापार में कितना इनपुट देना है, खुद के लिए क्या करना है। देखो, ये जब तैयार हुए तो बिजनेस महागुजरात तब एक अच्छी लेवल पे पहुंच गया था, जब एक साइजेबल लेवल पे पहुंच गया था। और वो बिजनेस ऐसा था उसको कितना भी एक्सपांड कर सकते, उसमें बहुत बड़ी जगह थी जी। तो इनको समझाया गया थोड़ा सा, ये जल्दी समझ गए। ये भी वैसे वही थे, क्योंकि हम भी लोग अभी इतना कर करके थोड़ा सा बाजू में होना चाहते थे इनको लाके, तो समझ गए। इतना कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा, उसमें आ गए वो आसानी से। तो आपने जैसे ये ऑलरेडी अपना अपना काम तो चालू कर ही दिए थे, जितने साल भी इन्होंने किया होगा, तो आपने ऐसा क्या बात किया इनसे, या क्या समझाया इनको कि इनको लगा कि वापस मैं अपने ही व्यापार में आता हूँ या अपने ही पिताजी के काम को आगे बढ़ाता हूँ? तो आज की जनरेशन में क्या हो रहा है मौसा जी, हर आदमी जब पढ़ाई करके आ रहा है, जैसे आपने बोला, तो वो अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के पहले वो खुद को चाहता है कि मैं खुद का कुछ करूं, ये करूं। कई परिवारों में हो रहा है, हो सकता है अपने परिवारों में नहीं हो रहा, कई परिवारों में हो रहा है ये। तो इसको लेके आपने अपने बच्चों को कैसे 1-2 साल करने के बाद अपने व्यापार में लाया, कैसे, क्या समझाया इनको? ऐसा समझाया क्या? उसमें बात ऐसी है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक तो वो बिजनेस किस टाइप का है। म्हणजे जैसे किराने दुकान में मैं रहता तो मैं खुद भी नहीं लाता इनको, या कोई मैं ऑयल मिल चलाता तो नहीं लाता जी। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, इसमें ये बहुत बड़े बिजनेस, बहुत बड़ी इंडिया लेवल पे बोलो, उसके बाहर बोलो, एक्सपोर्ट बोलो, ये बोलो, सब कुछ इतना उसमें जगह थी जी। उसमें आतिश ने और 4 आतिश जैसे आ जाते तो भी इतनी जगह थी उसमें, समझे क्या? और वो उनके टेस्टिंग का बिजनेस था, जिसमें एक काबिलियत प्रूव करने का चैलेंज है, ऐसा बिजनेस है वो। आप नए प्रोडक्ट लाओ, रिसर्च करो, ये करो, मार्केटिंग करो, प्रोडक्ट पे काम करो, मल्टीनेशनल से फाइट करो, इस टाइप का एक चैलेंजिंग बिजनेस था वो। तो उनको भी मज़ा आया इसमें आने का।
मुझे उनको इस बात का फीलिंग नहीं है कि हम गलत बिजनेस में आ गए करके, ये मैंने सुना नहीं कभी। तो ये एक बार में मान गए, मतलब आपके समझाने से, या इन्होंने समय लिया? एक बार में नहीं, पर जल्दी मान गए। अच्छा मोहन जी, एक सवाल कई बार मन में आता है कि हमारे जनरेशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को या एक पुरानी जनरेशन को कम समझ में आती है कि ये चीज़ इनमें नहीं होना चाहिए, या ये आपको हर करंट जनरेशन में ये हो सकता है, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, लेकिन इसको ना घुमा के तरीके से कि ये हर जनरेशन में ये हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाती है कि हमको लगता है कि हमको तो एक प्लेटफॉर्म रेडी मिल गया है, हमारे पिताजी ने सब बना के दिया है, हमको उस पर काम करना है। तो उस समय कई सारे मतभेद होते हैं, आपके हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो हम उस चीज़ को हमको ऐसी हमको अंदर लानी चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर पाएँ या हमारे विचार मिल पाए, क्योंकि हमको लगता है कि बड़ों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे लाइफ में चाहे व्यापार में। तो ये बड़ों का साथ हमको, जब हम व्यापार करते हैं तो हमको वो उनका इंटरफेरेंस पसंद भी नहीं आता, हमको वो साथ में भी चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों से टैकल कैसे करें? हम अपने माँ बाप को कई बार निगलेक्ट कर देते हैं कि हमको लगता है कि अब जो आपने बोला कि शायद हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप को वो जानते ही नहीं हैं, लेकिन उनका लाइफ का एक्सपीरियंस जो आपने बोला एक अलग यूनिवर्सिटी है, हम वो महसूस नहीं कर पाते। तो हम उस चीज़ की कदर करें कैसे, या हमने ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए कि हमें दोनों एक तराजू में एकदम बराबर बैलेंस चले, जहाँ उनको हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत है, ये दोनों चीज़ सामने रहे। तो हमने ऐसा क्या करें? नहीं, वो इसलिए है कि आपका काम करने का जो टाइप है और हमारा काम करने का, इसमें फ़र्क तो ज़रूर है। आपकी रफ्तार अलग है, हमारी रफ्तार अलग है। हम कोई भी काम, हमारा पहले का काम ऐसा था, हम कोई भी व्यापार डर के करते थे। हमारे मन में एक डर रहता था कि हम कर रहे कोई बड़ा नुकसान या बड़ा कोई एक्सीडेंट, बड़ा हादसा नहीं हो जाए हमारे साथ में, कल मेरा परिवार रोड पे आ जाएगा, इस बात का हमको डर रहता था। आपका काम करने का टाइप ऐसा है, आप डैशिंग के साथ काम करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट ऐसे, समझे क्या? अब हमने आप लोगों पे, सही बात है, हमने आप पे भरोसा करना चाहिए कि भाई आप जो कर, दूर से नज़र ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभी अपन जिस माहौल में ज़रूर जीते हैं, ऐसे बच्चे भी नहीं है वहाँ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या वो कुछ अपने को मान नहीं रहे, अपने को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बोल सकता, अपन जिस माहौल में ज़रूर सुबह से शाम तक रहते वैसा माहौल ही नहीं है, समझे? अपने बच्चे मान रहे हैं, वो हम जो काम कर रहे थे उन्होंने कंपनी को 4 गुना 10 गुना आगे लेके चले गए, समझे क्या? तो कंप्लेंट की जगह ही नहीं बची, कुछ कंप्लेंट की जगह नहीं बची। जी हमारे बड़ों, अब आपको लगता है कि हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर भी एक जो काम बढ़ रहा है उसके बावजूद भी बड़ी जनरेशन को लगता है कि ये लोग हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक आम परिवारों में देखा गया है कि बड़ों को थोड़ा सा साइड लाइन किया जाता है जब हम लोग अपने काम को बढ़ाया जाते हैं। तो ये बात नई जनरेशन को पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो आपके हिसाब से इस पे हमको क्या वर्कआउट करना चाहिए, या हमको क्या इस पे लेसन लेना चाहिए कि हमको उनको साथ में भी लेके चलें और काम को भी आगे बढ़ाएं? हम सिर्फ काम आगे बढ़ाएं और पीछे अपने परिवार को ना देखें, ये भी सही नहीं है। नहीं, उसमें 2 बात है। वो उनकी अपेक्षा क्या रहती जो हम लोगों की है, या हमारे रेंज के जो लोग हैं, हमारे श्रेणी में जो लोग आते हैं, हम एक रिस्पेक्ट तो ज़रूर चाहते हैं हम जी, क्योंकि हम क्या खिलाड़ी लोग हैं, हम ऐसे पैड़खाऊ लोग नहीं ना। हमने हमारे हाथ से विश्व तैयार किया, इसलिए हम ये बात में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम रिस्पेक्ट तो ज़रूर चाहते हैं जी। यदि आपको जाना है तो 1 मिनट, आपने पिताजी बोला कल मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये बोलने में भी आपको हिचकिचाहट है तो फिर आपकी गलती है जी, ठीक है। और दूसरी बात, हमने भी ये करना चाहिए कि तुम एक सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं, हमने दूर से देख लिया, आपका ग्राफ जा रहा है ऊपर, हमने आपको ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। ये हमने भी हमारे इसमें बदलाव लाना चाहिए। आप कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, गलत कर नहीं रहे और ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, तो फिर हमने भी अपने आप को रोकना चाहिए कि भाई ज़्यादा रोक टोक न करते हुए उसको फ्रीडम देना चाहिए कि भाई कर दो, कर, समझे क्या? जी।
और आपने उनको एक रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि रिस्पेक्ट का मतलब आपने मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ ये बता दिया, या मैं कहीं जा रहा हूँ मेरी मीटिंग है ये उनको बता दिया कान पे, समझे क्या? वही उनका रिस्पेक्ट, उसमें वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनको इससे ज़्यादा कुछ लगता ही नहीं है, समझे? तो ये भी आप लोगों ने ये करना चाहिए और हमने ये बदलाव हमारे इसमें लाना चाहिए, तो कॉम्बिनेशन अच्छा चलेगा, अच्छा बैठेगा वो कॉम्बिनेशन। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कुछ ऑडियंस के तरफ से या जो हमको सुन रहे हैं उनके तरफ से कुछ, ये पूरे कन्वर्सेशन में कोई अगर रहा कि इनको लग रहा है कि हमें अब इसमें कुछ बात करनी चाहिए या थोड़ा सा उसमें और गहराई पे जाना चाहिए, तो दो एक क्वेश्चन आप हमसे, 2-3 क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है। हाँ, पूछ सकते। मैं जब भी ओल्ड और यंग जनरेशन की बात आती है तो एक हैबिट को लेकर एक बात आती है। एक ओल्ड जनरेशन की एक हैबिट होती है हर चीज को नोट करने की, और मतलब पप्पा जी के पास आप देखेंगे तो 15 साल के पहले का भी कोई सौदा किया होगा ना तो वो भी एक रजिस्टर में नोट दिखेगा और ऐसे सिस्टमेटिक। और आज की जनरेशन नोटिंग कम कम करते जा रही है, व्हाट्सएप चैट पे ही उनका रहता है। तो मैं थोड़ा पप्पा जी से जानना चाहूंगा नोटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, एक पैरेलल अकाउंटिंग बोल सकते हैं अपन इसको, या ये कितना इंपॉर्टेंट है हर चीज को लिख के रखना, किसी से कोई बात हुई है उसको नोट करके रखना, और ये यंग जनरेशन में ये चीज को फॉलो करना चाहिए क्या? नोटिंग रखना ये कोई दोष नहीं हो गया आदमी का, अच्छी बात है वो। और अब तुम्हारे पास में, हमारे पास तो तब क्या है, कलम और पेपर ये रहते थे, इसी आज भी हम मैन्युअली करते जी। तो तुम्हारे पास में सब ये सब टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है, लेकिन रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए कि आप उसमें ये भी देख सकोगे कि भाई कभी 10 साल व्यापार में 10 साल पहले का भी कुछ किस्सा निकल सकता, 5 साल पहले का निकल सकता, तो आपके पास में वो चीज़ आप बता सकते। दूसरी बात, आप आज से 10 साल पहले आपका क्या मेथड था काम करने का, कहाँ किस लेवल पे काम कर रहे थे, आज किस लेवल पे काम कर रहे, दोनों में फ़र्क क्या आ गया, फ़र्क इतना जो आया तो उसके लिए हमने क्या किया, समझे क्या? इसके भी तलाश कर सकते। तो इसलिए नोटिंग रखना आपके हिसाब से नोटिंग करना चाहिए? चाहिए, कोई उसमें खराब बात नहीं है, एक वो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है वो। तो मेरा सवाल यह है कि कुछ परिस्थितियां हमारे विपरीत चलती है, कुछ हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हर कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो उस परिस्थिति में हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? कई बार होता है यंगस्टर्स के साथ भी, कुछ बिजनेस फेल हो जाते हैं या कुछ हमारे थॉट्स मिल नहीं पाते हमारे अंदर से, तो वो हम पूरे डाउन हो जाते हैं। उससे ओवरकम हम कैसे करें, हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? पहली बात तो आप एक समझ लो कि आप भगवान की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना हो, और आप सब कुछ कर सकते हैं। आप समझे क्या, आदमी में इतना ऊपर वाले ने पावर दिया है कि अकेला ही आदमी है, सब कुछ कर सकता है। जैसा जब हारता है ना आदमी, तो कब हारता है? हारता तब नहीं हारता, जिस दिन हार वो स्वीकार कर लेता उस दिन वो हार जाता। तो आपको यदि जितनी भी आपके इतने लंबे सफ़र में कई प्रकार की लड़ाई आएंगी, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं आ सकती, बहुत प्रकार की लड़ाई रहती है, तो आपको इस जज्बे के साथ में लड़ना पड़ेगा कि मैं ये लड़ाई जीतने वाला हूँ। आपको मालूम है एलन थॉमस करके जिसने बल्ब का शोध लगाया, वो 1000 बार नाकाम हुआ। 1000 बार कोई कोशिश कर सकता है, और 1001 बार में वो सफलता मिली और वो बल्ब का शोध लगाया उसने। ऐसे जो एग्जाम्पल्स है, पहाड़ों से निकलने वाली नदिया के पास मैप होता है, पर वो आखिरी में अपने मुकाम पे इतने दुनिया के दर्द झेलते हुए मुकाम पे पहुंचती है ना, उसके बाद कोई मैप नहीं होता।
पंछी एक एक तिनका जमा करके बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं। एक हवा का झोंका आता, घोंसला बिखर जाता, किसी से शिकायत नहीं करते, उसी क्षण वापस से घोंसला बनाना शुरू, उसी क्षण। तो ये जज्बा होना चाहिए। ये एग्जाम्पल छोटे हैं पर हमारे रूटीन लाइफ में बड़े काम के हैं। आप मोटिवेशन की जो बात करी तो ये मोटिवेशन ही है। पहली बात तो हम सर्वश्रेष्ठ है और हम सब कुछ कर सकते हैं, ये मन बना लें। और दूसरी बात, एक परमानेंट दिमाग में रखो ताकि गलत काम आपके हाथ से कम होंगे। हम इस धरती पे मेहमान हैं, इसके मालक नहीं हैं। ये अपन ने बात ध्यान में रखी तो जितने गलत काम आदमी के हाथ से उसमें कम हो सकते हो गलत काम। प्रणाम मौसा जी। मौसा जी, हमको आपसे ये सवाल करना था, जैसे आपके 3 बच्चे हैं, 2 दीदी हैं और 1 भैया हैं, तो आपने बच्चों के साथ एक अच्छा वातावरण घर पे बनाने के लिए आपने क्या किया? जैसे आप काफी मेहनत करते थे, दुकान से आने के बाद आपने कैसे उनके लिए समय निकाला? आपने उनके काम के बीच में उनके लिए समय निकालना वो बहुत बड़ी चीज है, तो आपने उस चीज के लिए कैसे, उस चीज को कैसे किया? मैंने बेटा बच्चों को है ना एक वैल्यू दिया, और मेरी ये तड़प थी कि मैं बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकूं करके। मेरी तो शुरू की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे बच्चों को मैं एक अच्छी लाइफ दे सकूं करके। और तुमको बोला मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शुरू से स्ट्रांग था। मैं कभी अपने आप हार मानने वाला प्राणी नहीं था मैं। तब ये शादी ब्याह तो कैसा रहता है, ये एक योग रहता, उसमें कोई होशियारी काम नहीं करते। अपन संबंध करते ना, वो अपने भाग्य पे रहता कि अपने को संबंध कैसा मिलता है। वो भगवान की दया से सभी संबंध अच्छी जगहों पे हुए, बच्चे मज़े में हैं, समझे क्या। और मैं मेरे बच्चे को ही नहीं, मेरे परिवार के भी बच्चों को अच्छा देखना चाहता, मेरी आदत है ये, समझे क्या। उतना ही प्यार करता मैं जितना आतिश से करता, इसलिए सब मेरे से भी प्यार करते हैं। बच्चों के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा। कोई भी पेरेंट्स को बच्चों को समय देना पड़ेगा। जैसा आप बिजनेस को इसलिए समय देते कि वहाँ से आपको एक पैसा मिलता है, अर्निंग होती है, तो ये भी उतनी ही वैल्यूएबल चीज़ है, समझे क्या। परिवार को आप मालिक बनकर संभालोगे तो नहीं चलेगा, माली बनकर संभालना पड़ेगा। जैसा बगीचे का माली रहता ना, एक एक पौधों को पानी दे के एक एक पौधों को जिंदा रखता, वैसा परिवार को आप मालिक बनकर नहीं संभाल सकते, माली बनकर संभाल। मेरे को भी बिजनेस करते हुए 47-48 ईयर हो गए उसको। पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाया, कॉलेज वगैरह नहीं जाता। अभी राजस्थान गया, एक अच्छा उदाहरण है। मेरे को वहां से खबर आई कि तुम्हारी जमीन बहुत महंगी है करके, उस पर कोई कब्जा कर रहा है, तुम आओ करके। ठीक है, मेरे को गांव जाना भी था। वहां गया तो वहां पे लोग बोले कि बनिए लोगों ने पूरे गांव में 2 बच्चे, एक जिसने अपनी दुकान को तोड़ के बनाया वो, और एक मेरे ताऊ जी थे उसके ससुराल वाले। वह समझा पुरानी हवेली वगैरह, फिर उनका रहन सहन देखा तो बहुत कुछ समझ तो बाद में ऐसा लगा कि बच्चों को, भाई को लगा कि जमीन के पेपर पर का जानकारी नहीं। फिर वो बोले छोटा सा गाँव है, सब गाँव वालों को मालूम है कि
ये जमीन मेरी है करके। वो 300 स्क्वायर फीट होगी ले दे के। तो मेरे को विचार आने लगा क्या उसे गरीब में जी रहे कितना पैसा दूँ। फिर गांव के जो राजपूत है हमारे ठाकर वगैरह थे सब, उनका एक रिसोर्ट बना रखे ठाकुर ने, हमारे परिवार का ठाकुर था। बैठे बैठे सबसे पहले मैं बोला भैया आपने मेरे चाचा लगते लगे तो आपने ऐसा काम क्यों किया करके। तो फिर लोगों ने बोला फिर माफी पे मंगाया उसने, बोला ऐसी कोई बात। फिर मैं बोला तेरे को जो देना है दे दे। फिर वो बोले कि 1 लाख रुपए दो। मैंने कोई किया ले ली। भले उसकी वैल्यू 2 लाख होगी या 3 लाख होगी, मगर मेरे को वो 1 लाख रुपए बहुत वो लगे। अब इनको लगता होगा कि जाने के बाद में बहुत कम पैसे ले लिए कर, और जैसी सिचुएशन रहती है वैसे करना ही पड़ता है उसको। पैसे ही कहीं पे बहुत महत्व और कहीं पे उसके लिए बहुत महत्व है, मेरे लिए 1 लाख 2 लाख। सर ठीक रहा। क्या बोलना चाहते हैं? तो नहीं, पापा का बोलना ये है कि पैसे की वैल्यू उसके लिए बहुत थी, हाँ मेरे लिए उतनी नहीं थी। तो मैंने एक अच्छा काम किया कि उसके साथ वो करके ये चीज़ों को ख़त्म किया। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी तो बहुत अच्छी बात। आज अपन ने बहुत कम समय में ये आज तो मौसा जी के साथ उतना समय हमको नहीं मिल पाया कि हम और उनके अनुभव को समझें। तो आज मौसा जी आपके अनुभव से हम कुछ सीख पाएँ, आपके संघर्ष और आपके सब्र से हम बहुत इंस्पायर हुए हैं। आपने जिस सब्र से काम को आगे बढ़ाया या जिस तरीके से आपने स्ट्रगल करके काम को ऊपर लाया, इससे हम लोग काफ़ी इंस्पायर हैं। और आज समय भी उतना नहीं मिल पाया आपसे कि हम और आपके चीज़ों को समझ पाए कि ये प्लेटफॉर्म की का एक आप प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि ये इतना ही आज के लिए कर पाएंगे। तो हम ये है कि आज हमारा ये जो एपिसोड है रूट्स एंड विंग का, ये एक उम्मीद है एक उम्मीद आप लोगों ने एक महसूस किया होगा कि जनरेशन सिर्फ अलग नहीं होती है, वो एक दूसरे के बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपनी जनरेशनों से या हम पुरानी जनरेशन से और नई जनरेशन से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने इस पॉडकास्ट को आप समझिएगा, लाइक करिएगा, आप अपने रूट से जुड़े रहिएगा और नए आइडिया को विंग दीजिएगा। इस पॉडकास्ट का मतलब ही यही हुआ कि आप अपनी ज़मीन से जुड़े रहे और नए आइडिया को विंग दीजिए। मतलब हर आइडिया को लेके आप ऊपर जाइए। और हम अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, वो आपको बता दिया जाएगा। जी धन्यवाद। थैंक यू मोदी जी।